नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश शिखरवर। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा सदन में हुए उस हंगामे की, जिसको लेकर सरकार फिर से कांग्रेस के खोल में सिमटती नजर आई। जैसा कि मोदी सरकार का 10 साल का कार्यकाल रहा है, मैं ये नहीं कहूँगा कि मोदी सरकार ने कोई भी काम नहीं किया, ना ही मेरी ऐसी आदत है। जिस जिस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, या यूँ कहिए कि प्रधानमंत्री ये बात कहते हैं कि आज़ादी के 70 सालों के मैं जितना काम नहीं किया, उन्होंने इतना काम किया है। मैं इस संबंध में ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी सरकार रही हो, देश काल परिस्थिति के अनुसार भले ही उसका कार्यकाल कुछ कम ज़्यादा रहा हो, लेकिन उन्होंने कुछ न कुछ देश के लिए काम जरूर किया है। तो कांग्रेस के खोल में सिमटती हुई भारतीय जनता पार्टी दिखाई दी, उस पर पलटवार करती दिखाई दी आंकड़ों के जरिए। कल जैसे ही सदन शुरू हुआ, वैसे ही विपक्षी दलों ने सरकार को अमेरिका से भेजे गए अनाधिकृत आप्रवासियों को लेकर सवाल खड़े किए। सरकार ने की ओर से विदेश मंत्री जयशंकर ने आंकड़ों के सहित ये बताना शुरू किया कि किस प्रकार 2009 से इस प्रकार की व्यवस्था चल रही है, और हर साल अमेरिका इस तरह के वो भेजता है। निश्चित तौर पर किसी भी देश को ये पूरा अधिकार है कि वो अपने यहाँ अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को भेजे, उनके देश वापस लौटा ले। लेकिन मेरा सरकार से सवाल मात्र इसीलिए है कि जिस तरह से यहाँ तक कि हम लोग दुश्मन देश के मारे गए सैनिकों की भी जो उसका शव होता है, उसकी भी अनादर नहीं करते, उसे भी सम्मानपूर्वक वहाँ पर उस देश को सौंपने की कोशिश करते हैं। अगर वो देश न ले, तब भी उसके धर्म के अनुसार अपने देश में बाकायदा सम्मान के साथ उसके शव का निस्तारण करते हैं। यहाँ तो ये हमारे अपने नागरिक हैं। अगर इन नागरिकों को अपने देश में ही उनका भविष्य अच्छा जान पड़ता, तो आखिर वो क्यों अपने वतन को छोड़कर चोरों की तरह दूसरे मुल्कों में रहने की आवश्यकता उसको पड़ती है। तो जयशंकर ने 2009 से 2024 तक के वर्ष का लगातार आंकड़ों के सहित उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि ये कोई नई बात नहीं है, और हम लोग अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से बंधे हुए। निश्चित तौर पर ये व्यवस्था होती है, दूसरे देशों के कानून होते हैं, लेकिन कम से कम इतना तो उनसे कहा ही जा सकता था
कि ठीक है, मेरे जो भी अनाधिकृत रूप से आपके यहाँ रह रहे हैं उन्हें आप मुझे सौंपिए, और बाकायदा हमको वहाँ से अपने नागरिकों को निकालना चाहिए था। आखिर जब आपको राजनीतिक लाभ लेना पड़ता है तो आप मंत्रियों की टीम वहाँ भेज देते हैं और उसका प्रचार विभिन्न चुनावी रैलियों में करते हैं, जैसा कि आपने यूक्रेन रूस के युद्ध के दौरान ऑपरेशन गंगा जो आपने चलाया था, वो भी ऑपरेशन गंगा आपने तब चलाया जब विपक्षी दलों ने आप पर दबाव बनाया और आपको ये फायदेमंद लगा, और जिसका कि लाभ आपने उठाने की पूरी कोशिश की। जब सरकार ने इस मुद्दे में कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया और कांग्रेस को घेरते घेरते सरकार विपक्ष की बातों को मानने को तैयार नहीं हुई, तो पूरे विपक्ष ने सदन के बाहर प्रदर्शन किया और उन्होंने इसे हिंदुस्तान के अपमान से जोड़ा। मैं किसी भी दल का पक्ष नहीं लेना चाहता, न ही मेरा कोई एजेंडा है कि मैं एजेंडे के तहत अपनी बात रख रहा हूँ या मेरा देश के प्रधानमंत्री से किसी तरह का कोई विरोध है। हाँ, उनकी नीतियों से कुछ मंतव्य है और उस मंतव्य को मैं छिपाता नहीं। जहाँ भी सरकार गलत करती है उसके खिलाफ निश्चित तौर पर मैं आवाज़ उठाता हूँ और सत्ता से प्रश्न उठाता हूँ, और सत्ता से प्रश्न करना भी चाहिए। अगर कांग्रेस में कोई कमियां नहीं होती, अगर विपक्षी दल में कोई कमियां नहीं होती, तो आखिर आम जनता उन्हें विपक्ष में बैठाती ही। 2024 का जो रिजल्ट आया है, जनता ने आपको एकल में तो पसंद किया है, भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें दी हैं, लेकिन साथ में उसने संदेश भी दिया है कि आप अन्य सहयोगियों से मिलकर, और विपक्ष को भी इसी जनता ने इतनी ताकत दी है कि उसकी भी राय की आप आदर करें, उसकी भी राय लें। लेकिन सरकार किसी भी मुद्दे पर बहस करने से भागती। कल भी राज्यसभा में माननीय प्रधानमंत्री ने चर्चा का जवाब दिया और उन्होंने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों को, यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू के और कैनेडी जो राष्ट्रपति थे उनकी पत्नी से संबंध को लेकर तमाम तरह की बातें करें। यहाँ फिर से मेरा प्रश्न है कि आखिर आप कब तक कांग्रेस के पीछे या नेहरू के पीछे छिपकर अपनी सरकार के नाकामियों को छुपाते रहेंगे? कब तक आखिर आप अपनी उपलब्धियां न बताकर दूसरे दलों के जो कि विपक्ष में बैठा है उस पर आप बार पलटवार करते रहेंगे? अगर कांग्रेस ने कुछ गलतियां न की गई होती अतीत में, तो आखिर क्यों उसे सत्ता से बाहर जाना पड़ता है? कल दिल्ली में भी मतगणना होगी। आज तक हालांकि चुनाव आयोग ने ये बात नहीं बताई है कि आखिर
मतदान कितना हुआ है और किस वर्ग के कितने लोगों ने मतदान दिया, लेकिन जैसे मेरे सूत्र बता रहे कि दिल्ली में कुछ भी हो सकता है क्योंकि चुनाव फंस गया है। और अगर मतदान के प्रतिशत को ध्यान में रखा जाए तो मतदान पिछले वर्ष से पिछली जो 2020 में कार्यकाल था उससे कम रहा है। इसके माने सरकार या जनता ने किसी बड़े उद्देश्य के लिए वो नहीं किया है। अब देखना ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक वनवास जो 27-28 सालों का था वो क्या अब की उन्हें सत्ता मिलेगी, या जनता आम आदमी पार्टी को भी इतिहास के कूड़ेदान में डालेगा, या कम बहुमत के साथ ही सही आम आदमी पार्टी आपको सरकार बनाती दिखेगी। ये कल बिल्कुल तय हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सहज दिखाई देती है सरकार बनाने की ओर, और चुनाव आयोग का जिस प्रकार रवैया रहा है वो ये बताता है कि कुछ न कुछ ऐसा खेल हुआ है जो खुला खेल फरक्कावादी, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी को पूरा विश्वास है। और इधर कांग्रेस का मजबूती से लड़ना, अन्य दलों का भी कई सीटों पर मजबूती का लड़ना, ये दिखाता है कि आम आदमी पार्टी को पिछली 2 सरकारों की बनस्पति बहुत तगड़ा झटका लगेगा, लेकिन वो कूड़ेदान में चली जाएगी ऐसा नहीं लगता। इसके लिए हमें कल तक का इंतज़ार करना ही होगा। लेकिन जिस प्रकार अप्रवासी भारतीयों के मुद्दे पर सरकार ने फिर से कांग्रेस सरकारों के पीछे छिपने की कोशिश की, उसकी आलोचना की जानी चाहिए। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।